हेलो बच्चों। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका डायग्राम भी और ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। फूड सिंथेसिस और फूड स्टोरेज में क्या करते हैं, काम करते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर कर गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से, बाद में सेल का ही वो क्या बन गया, पार्ट बन गया। पॉज एंड पाउंडर। डू व्हाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट, गिव रीजन। कि हमारी बॉडी कैसी दिखेगी, उसकी इंफॉर्मेशन सारी कहां पर स्टोर्ड है, डीएनए के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो देखो जो हम हैं, इतने बड़े हो गए हम, तो हम धीरे धीरे ग्रो की, थोड़ा बहुत हमने सेल डिवीजन के बारे में पहले पढ़ा था, माइटोसिस और मियोसिस। पिछली वीडियो में हमने कंटेंट देखा बहुत सारा इस सेल वाले चैप्टर से रिलेटेड, सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े हमने, कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, ये सारे हमने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा। बाकी के बचे हुए सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ शिक्षामी क्लासेस। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और अदर सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका डायग्राम भी और ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी क्लासेस में भी ये टॉपिक आपके एग्जाम्स में आता है। तो इसको एक बार अच्छे से देखते हैं क्या क्या चीजें इससे बारे में पूछी जाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होती है। ये रही इसकी आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक। और इसके अंदर क्या होती है, फिर इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस पे क्या पाए जाते हैं, फोल्ड्स पाए जाते हैं। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी कि इसके पास कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होती है इसे बोलते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं हम किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक। क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सिमिलरली जो क्लोरोप्लास्ट हैं, प्लास्टिड्स हैं, उनके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे क्या हैं, फोल्ड्स हैं, जिसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टेई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्ड्स है उनको क्रिस्टेई बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कौन सा, एनर्जी बनाने का। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी बनाता है एटीपी की फॉर्म में। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज को यूज करके एटीपी यानी कि एनर्जी बनाने का काम करते हैं। जैसे हमें कुछ खरीदना हो, कुछ काम करवाना हो, तो हमें क्या करने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या खर्च होता है, एटीपी खर्च होता है। क्या खर्च होता है, एटीपी खर्च होता है, जो कि कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक। मेटाबॉलिक रेगुलेशन में, सेल डेथ में और कैल्शियम सिग्नलिंग में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड अब हम चीजें और डिटेल में पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी बनाता है, किसको यूज करके, ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी बनाने का काम करता है, ठीक। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन में क्या, हम सांस जो लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, सेल्स तक जाती है। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को यूज करता है, किसमें, सेल्यूलर एनर्जी बनाने में, ठीक। तो एनर्जी बनाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर वर्ड क्या होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल, तो माइटोकॉन्ड्रियन कहने अगर एक होगा तो माइटोकॉन्ड्रियन, एक से ज्यादा होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियन में क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो कि क्या होती है, स्मूथ होती है और पोरस होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस पे फोल्ड पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टेई बोल देते हैं। इस क्रिस्टेई का काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना, ताकि केमिकल रिएक्शन
ज्यादा से ज्यादा फास्ट और ज्यादा हो सके और ज्यादा एनर्जी बन सके। इसलिए अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फोल्डेड होती है। ठीक। एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो ग्लूकोज और अदर फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके क्या किया जाता है, एनर्जी बनाई जाती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। और उस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन है, उस पर क्या लगा हुआ है, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, इसलिए हमने उसे क्या बोल दिया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल दिया है। ठीक। एडिनोसिन में 3 फॉस्फेट लग जाए तो क्या बन जाएगा, एटीपी। तो एटीपी को क्या बोलते हैं हम, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। क्योंकि जो भी हमें खर्च करनी है एनर्जी, वो हम किस फॉर्म में एनर्जी खर्च करते हैं, एटीपी की फॉर्म में खर्च करते हैं। तो जितनी भी हमारी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें एटीपी का क्या है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली था, एक और सेल ऑर्गेनली है, कौन सा, प्लास्टिड्स। पर ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सबके पास नहीं होते। ठीक। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सबके पास नहीं होते, इनके पास भी क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है, और ये फूड सिंथेसिस और फूड स्टोरेज में क्या करते हैं, काम करते हैं। प्लास्टिड्स के भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे थोड़ी देर के अंदर। सबसे पहला प्लास्टिड है, ये कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक। ग्रीन कलर का प्लास्टिड है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की भी 2 मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक। और इन दोनों के बीच की स्पेस को भी वही बोला जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बोला जाता है, क्या, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। ठीक। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गई। अब होता क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक, एक इनर मेम्ब्रेन हो गई, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल देते हैं। ठीक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, थाइलाकॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थाइलाकॉइड कहा जाता है। ठीक। और इस थाइलाकॉइड के ऊपर अगर बहुत सारे थाइलाकॉइड और है तो उस पूरे को बोल दिया जाता है क्या, कलेक्टिवली ग्रेनम। ठीक। क्या बोल दिया जाता है, ग्रेनम बोला जाता है। ठीक। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके काम की बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है फूड सिंथेसाइज करने का। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें क्लोरोफिल की जरूरत होती है, तो वो क्लोरोफिल इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, उस सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फूड सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक। क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक। तो पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसका काम क्या होता है, स्टोर करने का, किसको, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, फिर उसको बाद में यूज कर लिया जाता है। ठीक। और किस में रोल होता है, मेटाबॉलिज्म में भी रोल होता है, किसका, सारे प्लास्टिड्स का। ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का क्या है, प्लास्टिड है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करने का होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है, फूड बनाने में हेल्प करेगा। ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अभी हमने देखा, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसमें ये जो जगह है, ठीक, इस जगह पे क्या होगा, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा बोला जाता है। ठीक। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा बोला जाता है उस फ्लूइड को। ठीक। तो स्ट्रोमा जो है वो क्या है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं और स्टार्च के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक। डिस्क शेप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसका शेप कैसा होता है, डिस्क शेप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द स्टोमा। किसके बारे में बात की जा रही है, थाइलाकॉइड के बारे में बात की जा रही है। तो थाइलाकॉइड कॉइन जैसे या डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है जो स्टोमा में प्रेजेंट होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, वो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा।
तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट। ठीक, और क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये चारों चीजें मिलके ग्लूकोज बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, तो जो शुगर बनेगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, उसको स्टोर किया जाता है कहाँ पे, स्ट्रोमा के अंदर। किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक, अब कुछ सिमिलैरिटीज है किसके बीच में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बीच में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों के पास डीएनए होता है, दोनों के पास खुद का राइबोसोम होता है, दोनों खुद से क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए दोनों को ही हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोल सकते हैं। ठीक, दोनों ही खुद के कुछ प्रोटीन्स को क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है दोनों के बीच में जो कॉमन था। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। These similarities suggest an evolutionary relationship with certain single-celled organism और बैक्टीरिया। तो कहा यह जाता है कि आज की डेट में जो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है या प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट और अदर प्लास्टिड है, कभी एक ऐसा टाइम रहा होगा कि ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, जो कि बैक्टीरिया या अदर प्रोकैरियोट या कोई और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रहा होगा, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर कर गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से, बाद में सेल का ही वो क्या बन गया, पार्ट बन गया। तो कहा यह जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के जो पूर्वज रहे होंगे वो कहीं ना कहीं या तो खुद बैक्टीरिया रहे होंगे या किसी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पार्ट होंगे वो खुद। ठीक, वो खुद ही एक क्या होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के अलावा कुछ अदर टाइप के भी क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, आप देखिए फ्रूट्स फ्लावर्स एकदम अलग अलग सुंदर सुंदर कलर्स के कैसे होते हैं, उसका रीजन है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट ही वो रीजन है जो कि प्लांट्स को डिफरेंट कलर्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक, तो क्रोमोप्लास्ट जो वर्ड है वो कहां से आया, ग्रीक वर्ड से आया, जहां पे क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। तो येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो अलग अलग कलर्स होते हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल है, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से पॉसिबल है। तो फ्लावर्स का कलरफुल होना जरूरी है क्यों, फ्लावर्स का कलरफुल होना, फ्रूट्स का कलरफुल होना जरूरी है इसलिए, फ्लावर्स कलरफुल होंगे तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। ठीक, क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, जिसके बारे में डिटेल में हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। और फ्रूट्स कलरफुल होंगे तो हर्बीवोर्स आएंगे, खाएंगे, बीज को इधर उधर फैलाएंगे, तो डिस्पर्जल ऑफ सीड के लिए ये क्या है, जरूरी है। ठीक, क्या फ्रूट्स का कलरफुल होना डिस्पर्जल ऑफ सीड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लावर्स का कलरफुल पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, फ्रूट्स का कलरफुल होना डिस्पर्जल ऑफ सीड में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक, तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करेगा। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा, क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड टाइप का क्या है, प्लास्टिड है। ठीक, इसके पास खुद का कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। पर इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है स्टोरेज का। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट का जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड क्या है, ल्यूकोस, जिसका मतलब क्या होता है, वाइट। बेसिकली इनके अंदर कोई भी और पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। इनका फंक्शन किस चीज का होता है, स्टोरेज का फंक्शन होता है। क्या स्टोर करते हैं ये, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स को स्टोर करने का काम करते हैं कौन, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, तो इनको फर्दर और क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फूड ये क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो सेल्स स्टोर स्टार्च, तो जो पोटैटो है उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है। ठीक, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ल्यूकोप्लास्ट इन टारो, जो कि कोलोकेशिया है, ठीक, उसके अंदर भी क्या होता है, स्टार्च स्टोर होता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली है वैक्यूल्स। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया, प्लास्टिड के बारे में पढ़ लिया। प्लास्टिड में तीन टाइप पढ़े, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का काम क्या होता है, स्टोरेज का और सपोर्ट करने का काम होता है किसका, वैक्यूल्स का। ठीक, हमने देखा था
एक वीर सबसे पहले लेक्चर के अंदर कि प्लांट सेल के पास एक बहुत बड़ा सा तालाब जैसा, स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर है बेसिकली, जिसका काम क्या होता है, वाटर स्टोर करना, फूड स्टोर करना। तो वो के ही क्या है, वैक्यूल्स है। तो मैच्योर प्लांट सेल के पास एक बहुत बड़ा क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी एक ही मेम्ब्रेन होती है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, यानी कि जो भी चीजें भरी होती हैं वैक्यूल के अंदर, उसको कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं, सेल सैप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेल सैप बोल देते हैं। ठीक, तो फंक्शन क्या है, वैक्यूल के वाटर स्टोर करना, मिनरल स्टोर करना, शुगर स्टोर करना, वेस्ट मटेरियल स्टोर करना, और मेंटेन करना किसको, प्रेशर को सेल के अंदर। ठीक, किसके अंदर, सेल के अंदर। प्लांट्स के पास बहुत बड़े बड़े इसलिए ही होते हैं ताकि वो प्रेशर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। सेल के अंदर ज्यादा पानी आ गया, उसको कहाँ स्टोर कर दो, वैक्यूल के अंदर स्टोर कर दो, जिसकी वजह से प्लांट सेल फर्म और टर्जिड रहेगा। ठीक, साथ ही साथ क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है वैक्यूल किसको, प्लांट सेल को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है विल्टिंग इन प्लांट्स। व्हेन अ प्लांट डज नॉट रिसीव सफिशिएंट वाटर, तो जब प्लांट को क्या होगा, अच्छे से पानी नहीं मिलेगा, सफिशिएंट वाटर नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वैक्यूल के अंदर सारा पानी स्टोर्ड है वो बाहर आने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, सेल उतना फर्म नहीं रहेगा। इसलिए पौधे जो होते हैं, जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो ऐसा लगता है बहुत सुस्त सुस्त से, पत्ते उनके एकदम डाउन हो जाते हैं, ढल से जाता है। उसका रीजन यही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विल्टिंग इन प्लांट्स। ठीक, कि पौधों को अब पानी की क्या हो गई है, जरूरत पड़ गई है, हमें उनकी लीव्स को देखकर क्या होता है, पता चलता है। तो कहते हैं कि गिरने सी लग गई हैं लीव्स उनकी, मुरझा सी गई हैं एक तरीके से। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में एनिमल सेल के अंदर। तो देखो, प्लांट सेल के अंदर तो वैक्यूल होता ही है, बड़ा सा होता है, पर एनिमल सेल के अंदर जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, प्रेजेंट, मे बी। ठीक, मे बी प्रेजेंट, पर अगर होगा तो वो छोटा होता है। प्लांट सेल जितना बड़े बड़े वैक्यूल्स नहीं होते, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन इन द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल, तो टेम्पररी क्या कर लेता है, थोड़ा बहुत स्टोर कर लेता है एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल किसको, मटेरियल्स को कुछ, इसलिए टेम्पररी स्टोरेज है किसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर। अब कुछ क्वेश्चंस, पॉज एंड पॉन्डर। डू व्हाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट, गिव रीजन। तो जो व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, क्या उनके पास कोई पिगमेंट होता है, ठीक, क्योंकि वो तो व्हाइट कलर के होते हैं। यस, व्हाइट फ्लावर्स में कंटेन कलरलेस पिगमेंट्स और मे लैक कलर्ड पिगमेंट ऑल टुगेदर। तो जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है बेसिकली। देयर व्हाइट अपीयरेंस रिजल्ट फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ मोस्ट विजिबल लाइट। तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि कोई भी कलर हमें व्हाइट क्यों दिखता है, ब्लैक क्यों दिखता है, ग्रीन कलर ग्रीन क्यों दिखता है, तो व्हाइट कलर व्हाइट इसलिए दिखता है, जो भी उस पर लाइट पड़ रही है वो सारी क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो कोई भी व्हाइट चीज आपको व्हाइट इसलिए दिखती है क्योंकि उस पर जो भी लाइट पड़ रही है वो सारी रिफ्लेक्ट हो रही है, और ब्लैक क्या करता है, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो हो सकता है जो विजिबल लाइट है उसको क्या करता हो, वो रिफ्लेक्ट कर देता हो वो पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारे ही, जिसकी वजह से कलर क्या दिखेगा हमें, उस फ्लावर का व्हाइट दिखेगा, रादर देन द एब्जॉर्प्शन बाय कलर्ड पिगमेंट्स। तो कलर्ड पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करते इस केस में। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, विजिबल लाइट की वजह से, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है विजिबल लाइट का, उसी की वजह से हमें वो व्हाइट कलर देखने को मिलता है। Draw a well-labeled schematic diagram of a plant or an animal cell using these clues. तो आपको क्या करना है, एक तरीके से लेबल डायग्राम बनाना है किसका, प्लांट और एनिमल सेल का। न्यूक्लियस appears as dark and rounded body inside the cell. Endoplasmic reticulum spread like a network of extended nuclear envelope. Mitochondria and chloroplast are rod shaped, और आपको हिंट भी दी है कि आप 2.10 फिगर को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसमें तो बस कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, बस एक स्कीमेटिक डायग्राम बना देना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी हमें गिवन है। एक एक केस स्टडी है बेसिकली, थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी वाला कोई क्वेश्चन गिवन, मतलब स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। इन 2010 साइंटिस्ट जे क्रेग वेंटर एंड हिज team made an important discovery in the field of synthetic biology.
दे फर्स्ट स्टडीड द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ सिंपल बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। ठीक, इन्होंने एक सिंपल बैक्टीरिया, कौन सा, माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स का के अंदर उसका जो डीएनए था उसकी क्या करी उन्होंने, कंप्लीट स्टडी करी। जो भी उसका डीएनए था, डीएनए का सीक्वेंस होता है, ठीक, जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी बॉडी कैसी दिखेगी, उसकी इंफॉर्मेशन सारी कहाँ पर स्टोर्ड है, डीएनए के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वो इंफॉर्मेशन को इन्होंने क्या किया, पढ़ा, कौन से बैक्टीरियम की, माइकोप्लाज्मा वाले बैक्टीरियम की क्या किया इन्होंने, सारी इंफॉर्मेशन को, डीएनए की इंफॉर्मेशन को पढ़ा। उसके कुछ कोड होते हैं, ठीक, ATGC, ये 4 कोड होते हैं बेसिकली। जैसे हमारे, हम इंग्लिश में क्या करते हैं, अल्फाबेट पढ़ते हैं तो उसमें 26 लेटर होते हैं A to Z, पर डीएनए के केस में 26 लेटर्स नहीं होते, उसमें सिर्फ 4 लेटर्स होते हैं डीएनए के कोड वर्ड में, डीएनए की लैंग्वेज में ATGC, ये 4 लेटर से ही क्या होता है, पूरी लैंग्वेज डीएनए की लिखी जाती है। ठीक, तो उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज करके क्या किया, सिंपल बैक्टीरियम को स्टडी किया, देन दे केमिकली सिंथेसाइज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस डीएनए। उन्होंने फिर क्या किया, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाई इस डीएनए की लैब के अंदर। ठीक, नेक्स्ट दे टुक अनदर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियम एंड रिमूव इट्स डीएनए बट केप्ट द रेस्ट ऑफ द सेल सच एज द साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट। फिर उन्होंने क्या किया, एक और उससे रिलेटेड बैक्टीरिया लिया, ठीक, और उसका क्या किया, डीएनए निकाल दिया। दे इंसर्टेड द सिंथेटिक डीएनए इनटू दिस सेल। तो उन्होंने क्या किया, मान लो इस केस में एक बैक्टीरिया था, कौन सा, माइकोप्लाज्मा, उसका क्या था, कुछ डीएनए था, तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इसका जो डीएनए था वो खुद से बनाया। ठीक, फिर दूसरा बैक्टीरिया था, उसके पास खुद का डीएनए था, तो इन्होंने क्या किया, उसका डीएनए को निकाल के बाहर रख दिया। अब क्या बचा इसका, सिर्फ सेल वाला पार्ट बचा, विदाउट डीएनए, तो बिना डीएनए का सेल बचा। ठीक, अब क्या किया इन्होंने, आफ्टर दिस द सेल started to grow and divide following the instructions from the newly inserted synthetic DNA। तो उन्होंने ये जो नया डीएनए खुद से बनाया था, ठीक, इसके जैसा जो डीएनए बनाया था माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स जैसा, वो इन्होंने इसके अंदर भेज दिया। फिर उन्होंने ये देखा जिसको अब डीएनए दिया गया है, अब ये इसकी तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक, इसने जो फंक्शन किया वो किसकी तरह फंक्शन किया, इस माइकोप्लाज्मा की तरह फंक्शन किया, जबकि ये खुद कोई और टाइप का बैक्टीरिया था, पर रिलेटेड बैक्टीरिया था। ठीक, इससे रिलेटेड आपने पुरानी एनसीईआरटी में 8th क्लास में पढ़ा होगा, शीप वाला जो एग्जाम्पल था, डॉर्सेटा वाला। ठीक, कुछ कुछ उसी से रिलेटेड है ये वाला एक्सपेरिमेंट भी। दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट डीएनए कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। तो इससे हमें ये पता चला कि डीएनए ही क्या है, कंट्रोल करता है हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज को। इसको मैं एक शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 2 बैक्टीरिया थे, एक तो यही वाला बैक्टीरिया था, एक रिलेटेड बैक्टीरिया था। ठीक, इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का डीएनए क्या किया, खुद से बनाने की कोशिश करी और बनाया, और किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए बाहर निकाल के उसके अंदर उस डीएनए को भेजा। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो फंक्शन कर रहा है ये माइकोप्लाज्मा की तरह अब फंक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डीएनए है उसी के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वही हमारे बॉडी को या हमारे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, नेक्स्ट, however scientists did not create a complete new cell from scratch। पर अभी तक साइंटिस्ट खुद से नया सेल नहीं बना पाए पूरे एकदम जीरो से, उन्होंने बस उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, पर खुद से अभी तक कोई भी नया सेल स्क्रैच से नहीं बनाया गया। ओनली द डीएनए वॉज सिंथेटिक, तो सिर्फ डीएनए ही क्या था, सिंथेटिक था। द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल वर टेकन फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। तो बाकी जो पूरा पार्ट था वो किसका था, वो दूसरे बैक्टीरिया का था जो ऑलरेडी लिविंग था, पूरा एग्जिस्ट करता, बस उसका डीएनए हटा के हमने दूसरा डीएनए क्या किया था, उन साइंटिस्ट ने दूसरा डीएनए इंसर्ट कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट है, हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। तो देखो, जो हम हैं, इतने बड़े हो गए हम, तो हम धीरे धीरे ग्रो की, थोड़ा बहुत हमने सेल डिवीजन के बारे में पहले पढ़ा था, माइटोसिस और मियोसिस, तो उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे।
तो कुछ एक्टिविटी है उसके बारे में भी हम देखेंगे कि हमारे पास जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हीलिंग ऑफ कट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फॉलन हेयर अकर बिकॉज सेल्स कैन ग्रो एंड डिवाइड। तो कभी हमें कट लग जाता है हाथ पे, कभी कट लग गया, ठीक, या फिर क्या हुआ कि हमारे बाल झड़ने बाहर गिरते ही रहते हैं, ठीक, तो ये पॉसिबल कैसे वापस से आ जाते हैं? वो पॉसिबल है क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं। हालांकि बाल जो है वो सेल से नहीं बने होते, सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं, पर कट जो लगता है उधर तो हमारा ग्रोथ हो जाती है। कहीं पे स्किन कट गई, कहीं पे स्किन छिल गई, तो वहां पे हमारी नई स्किन आ जाती है। वो किसकी वजह से? क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो ग्रो और डिवाइड करते हैं, ठीक। तो पुराने सेल को रिप्लेस किया जा सकता है, मरे हुए सेल को रिप्लेस किया जा सकता है, और डैमेज सेल को क्या किया जा सकता है? रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि हमारे सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ग्रोथ ऑफ द बॉडी अकर्स मेनली बिकॉज सेल्स डिवाइड। तो हम जो ग्रो करते हैं छोटे से, बचपन से लेके अभी तक ग्रो कर गए हम, किसकी वजह से? क्योंकि हमारे सेल जो है वो डिवाइड करते हैं। पर हर एक सेल का एक पर्टिकुलर अपना एक मैक्सिमम साइज होता है, उस सेल से ज्यादा वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक। तो अब जैसे आरबीसीज को मैं अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? वो बर्स्ट हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर मैक्सिमम जितनी लेंथ जा सकता है, मैक्सिमम जितना साइज जा सकता है उतना ही साइज जाएगा। उससे ज्यादा अगर साइज हो गया तो वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, लेट अस एनहेंस आवर स्किल्स। तो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.5, लेट अस एनहेंस आवर स्किल्स। तो उसमें बेसिकली क्या किया गया है? अनियन लिया गया, उसको ग्रो करवाया गया, उसकी रूट्स को ग्रो करवाया गया बेसिकली, ठीक। और फिर उसको स्लाइड्स बनाकर अलग अलग सेल्स को जूम करके दिखाया गया। इस एक्टिविटी में बेसिकली ये दिखाया गया है कि अगर हम सेल्स को देखें तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर हमें सेल डिवीजन होता हुआ दिखेगा। तो बेसिकली क्या होता हुआ दिखेगा? माइटोसिस होता हुआ दिखेगा, यानी कि सेल डिवाइड करते हुए अलग अलग स्टेजेस में दिखेंगे। जैसे ये वाला अगर स्टेज में देखोगे तो इस वाली स्टेज में क्या हो रहा है? दो न्यूक्लियस ऑलरेडी बन चुके हैं। इस वाली स्टेज में क्या हो रहा है? जो क्रोमोसोम्स है बेसिकली वो क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं, ठीक। तो अनियन वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसमें सेल डिवीजन की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को देखा जा रहा है, ठीक। तो सेल डिवीजन की हम बात करें, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो नए सेल्स का बनना पिछले एग्जिस्टिंग सेल से, उसी को हम क्या बोल देते हैं? सेल डिवीजन बोल देते हैं। सेल डिवीजन क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर में हेल्प करता है, और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक। ये हमने पढ़ा था। ये दो फंक्शन किसके हो गए? माइटोसिस के हो गए। और रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है सबसे ज्यादा? मियोसिस की वजह से गैमीट फॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक। माइटोसिस भी होता है गैमीट फॉर्मेशन से पहले थोड़ा, पर मियोसिस मीन होता है गैमीट फॉर्मेशन के लिए। Some cells such as skin cells divide continuously to replace cells that are regularly lost। ठीक, तो जो स्किन के सेल्स है हमारे वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? डिवाइड करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्किन के सेल्स लॉस्ट होते रहते हैं। अगर आप अपने हाथ को हल्का सा रगड़ोगे और कुछ निकलेगा, वो बेसिकली आपको लगता है कि वो क्या है? मैल है। वो मैल नहीं होती एक्चुअली, आपके स्किन के ही वो क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। कुछ डेड सेल्स होते हैं, कुछ लिविंग सेल्स होते हैं उसी स्किन के सेल्स के ऊपर, ठीक। दो टाइप के सेल डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस का क्या फंक्शन होता है और मियोसिस का क्या फंक्शन होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक। तो माइटोसिस और मियोसिस दो हमारे सेल डिवीजन के टाइप्स हैं, जिसके बारे में आपको अभी भी पढ़ना और हायर क्लासेस में भी बहुत काम आएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? नॉर्मल जो ग्रोथ होती है, रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो माइटोसिस इन सब जगह पे क्या होता है? काम आता है। तो हम छोटे से बड़े हो गए, नॉर्मल ग्रोथ हो गई, कहीं कट लग गया, रिपेयर हो गई, कहीं चीज को पुरानी हो गई उसको नया कन्वर्ट करना है, थोड़ा नए जैसा बनाना है, तो मेंटेनेंस हो गया। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हम डिटेल में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। यही हम मियोसिस के फंक्शन को देखें। मियोसिस किस लिए हेल्पफुल होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है मियोसिस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही क्या होता है?
जेनेटिक डाइवर्सिटी जो आती है वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है, मियोसिस की वजह से पॉसिबल है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम माइटोसिस और मियोसिस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड और भी डायग्राम्स अच्छे अच्छे कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है उसको हम समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को उसके कभी कोई Q&A वगैरह रखकर लाइव हम आस्क कर सकते हैं सॉल्व, या आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिटेल में माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। वहां पे आपको हमारे नोट्स और स्लाइड्स वगैरह उसकी मिल जाएंगी। ठीक, अगर आपने हमारी शिक्षा में क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट।